औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है? आप सब बच्चे ठीक हैं? पेपर कैसे हो रहे हैं? अच्छे हो रहे हैं? तो मेरा आना ठीक साबित हुआ है? खुश हुए आप? क्यों हुए? क्योंकि जान छूटी पढ़ाई से। आज लाइफ स्टॉक के एक टॉपिक को लेकर हम आपके सामने आए हैं। लाइफ स्टॉक तो समझते हैं, भेड़ें, बकरियां, भैंसें, गायें, ये जो हलाल माल है ख़ास तौर पे, इनके मसाइल, और कैमल यानी ऊँटों के मसाइल, उनकी बीमारियां, उनके हवाले से हम आपसे गुफ्तगू करते रहते हैं। और मुख्तलिफ़ बीमारियां, उनका हल, उनका इलाज, ये वो हम बताते रहते हैं। क्यों बताते हैं आपको? मेरे हॉस्पिटल के नज़दीक भी एक स्कूल है, वहाँ पर मेरी कोशिश होती है ना जाऊँ, मैं यहाँ आता हूँ। उसकी वजह यह है कि आप बच्चे इर्द गिर्द जो हमारे विलेजेस हैं, गांव हैं, वहाँ रहते हैं, और आप लोगों का ज़्यादा ज़रिया मुआश जानवरों पर है। आपके बड़ों का, आपने अपने घरों में बकरियां, भेड़ें, गायें, भैंसें वगैरह रखी हुई हैं, और आपको पता है कि ये जानवर बड़े अहम हैं, और अगर हम इन जानवरों की बीमारियों के बारे में कुछ सीख लेंगे तो उनके तदारुक और उनके कंट्रोल के हवाले से हम कुछ कर लेंगे और हमें इसका फ़ायदा होगा। अब जब से शहरी बच्चों को जाकर जानवरों की बीमारियों के बारे में बताएंगे ना, और एक दो दफ़ा मैंने शुरू में कोशिश भी की, बहुत पहले की बात है, तो उन बच्चों ने इतना इंटरेस्ट नहीं शो किया। उसकी वजह सही थी, उनके काम की बात ही नहीं थी, क्योंकि वो शहरों में रहते हैं, ना उन्होंने मुर्गी रखी, ना भेड़ रखी, ना बकरी रखी, ना गाय, ना भैंस, ना बछड़ा, ना गाय, ना कट्टा, ना ऊँट, ना गधा, ना घोड़ा, कुछ भी नहीं है उनके पास। तो मैं उनके बारे में बता रहा हूँ सारा उनको। वो कहते हैं डॉक्टर साहब ये तो हमारे काम की चीज़ नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोगों के लिए ये काम की चीज़ साबित होगी इंशाल्लाह, जब हम आपको बीमारियों का इलाज और बीमारियों की तशख़ीस के बारे में जानवरों की ख़ास तौर पर बताते हैं, तो आप इंशाल्लाह कुछ ना कुछ आगे बताते हैं अपने वालिदैन को, और थोड़ा सा आपको भी एक जहन में खाका बनता है कि अगर इस तरह की अलामात हों तो ये बीमारी है और अब हमने इसका इलाज करना है, तो आप ज़रा अलर्ट हो जाते हैं। और आपको ये भी बताएं कि सिर्फ डॉक्टर MBBS नहीं होते, जानवरों के भी डॉक्टर होते हैं। तो आप अगर खुदा न खास्ता मेहनत करके अगर कहीं FSC के बाद MBBS ना भी बन सके, कोई बच्चा अगर ना बन सके, तो आप डॉक्टर ऑफ वेटनरी मेडिसिन का कोर्स करके वेटनरी डॉक्टर बन जाएं, जानवरों का इलाज करें। एक तो ये सवाब का काम है, और दूसरा ये है कि अल्लाह ताला ने इसमें बड़ी अच्छी रोज़ी रखी है, बड़ी अच्छी तनख्वाह रखी है, हर चीज़ है इसमें। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपकी रिस्पेक्ट भी होगी, ठीक है ना। असल रिस्पेक्ट होती है मेहनत से, काम करने से। अल्लाह ताला से मांगते रहें कि या अल्लाह हम मेहनती भी रहें, काम भी अच्छा करते रहें। तो इस मैसेज के साथ बात को हम आगे बढ़ाते हैं कि हमारे पाकिस्तान में मैंने कुछ चीज़ें नोट की हैं अपने नोट्स के ऊपर, कि पाकिस्तान में 30 मिलियन से 35 मिलियन लोग लाइफ स्टॉक से वाबस्ता हैं। आपको पता है 1 मिलियन 10 लाख का होता है, 30 मिलियन कितने होंगे? 30 ज़रब 10 लाख कितने हो गए? जितने भी हो गए, मेरा हिसाब कमज़ोर है, अब मैं गलत ना बता दूं, तो वो आप अंदाज़ा लगा लें कि इतने लोग हमारी ज़राअत से वाबस्ते हैं और लाइफ स्टॉक से वाबस्ते हैं, जानवर पालते हैं, ठीक है ना। और इन जानवरों से पाकिस्तान को जो पैसा मिलता है, मुनाफा मिलता है, अगर 100 रुपया मिलता है तो उसमें से 12 रुपये तकरीबन, 11.7 का एक फ़िगर है, 12 रुपये तकरीबन लाइफ स्टॉक से आते हैं। अगर 200 रुपया पाकिस्तान कमाता है तो उसमें 24 रुपये लाइफ स्टॉक के ज़रिए कमा रहा होता है। 300 रुपये अगर पाकिस्तान कमाता है तो 12 उसमें ऐड कर दें, 36 रुपये। तो हर 100 रुपये के पीछे 12 रुपये जानवरों से मुनाफा हासिल हो रहा है पाकिस्तान को। तो जानवर कितने अहम हैं। तो अगर हम उनका ख्याल नहीं रखेंगे और उनकी बीमारियों के बारे में पता नहीं लगाएंगे
और उनका इलाज सही टाइम पे नहीं करवाएंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा, हमारा मुनाफा कम हो जाएगा, और हमारे वो लोग जो ये काम कर रहे हैं उनकी जेबें खाली हो जाएंगी, उनका किचन ख़त्म हो जाएगा, उनके बच्चे तालीम हासिल नहीं कर सकेंगे। तो ये काम बड़ा अहम है। तो इसलिए हम आते हैं आपको इस हवाले से थोड़ा सा गाइड करने के लिए। इसमें बहुत सारी फिगर्स हैं कि जानवरों की तादाद कितनी है पाकिस्तान में और पंजाब में कितनी है, फिर डिवीज़न बहावलपुर में कितनी है, और फिर हमारे ज़िला बहावलपुर में कितनी है, तहसील अहमदपुर में जहां हम खड़े हैं उसमें कितनी है। उस डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। मोटा मोटा आपको बता दें कि तकरीबन हमारे पास पूरे पाकिस्तान में जो भैंसें हैं वो 42.4 मिलियन हैं, और 1,10,00,000 का होता है। ठीक हो गया। और 42.4 ज़रब 10 लाख, तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कितने हमारे पास जानवर हैं। और गायें इससे भी ज़्यादा हैं, तकरीबन 50 मिलियन और इससे भी ज़्यादा हैं पूरे पाकिस्तान में। और गोट्स 78.2 मिलियन हैं। शीप हैं जी 30.9 मिलियन। और हमारे पास जो मुर्गियां हैं, अंडे और बच्चे और ब्रायलर, ये सारा कुछ 180.1 मिलियन ये ब्रायलर हैं। इसमें लेयर जो है 10.36 मिलियन हमारे पास ब्रायलर गोश्त वाले ये मुर्गियां हैं। तो आप देख लें कि इतना सारा असासा हमारे पाकिस्तान में मौजूद है। और अगर इसमें डॉक्टर अपना अच्छा रोल अदा ना करें, डॉक्टर सही तरीके से काम ना करें, जानवरों को वैक्सीन सही टाइम पे ना करें, जानवरों को इलाज मुआवजा सही टाइम पे ना पहुंचाएं, तो ये इतने सारे जानवर रिस्क पे चले जाएंगे और पाकिस्तान को जो मुनाफा हो रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए ज़रूरत है कि आप में से इंशाल्लाह कुछ बच्चे MBBS करेंगे, कुछ बच्चे इंजीनियर बनेंगे, कुछ बच्चे डॉक्टर ऑफ फार्मेसी में भी जाएंगे, फार्मेसी करेंगे, और कुछ बच्चे DVM यानी डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन में लाइफ स्टॉक के डॉक्टर बन के आएंगे। तो आपके जहन में अभी से हम डाल रहे हैं कि ये भी एक अच्छा शोबा है और इसका भी बड़ा अच्छा स्कोप है। ठीक है। और सबसे बड़ी गुजारिश मैं अक्सर फार्मर डे पे जाके अपने किसान मवेशी पाल हजरात से मैं ये करता रहता हूँ कि खुदा के लिए जानवर आपने पालने तो हैं, लेकिन कोशिश करें कोई नस्ली जानवर पालें। अब ज़ाहिर है अगर कोई आम सी भैंस रखी हुई है जो दूध ही 1.5 किलो दे रही है, भैंस 1.5 किलो दूध दे रही होती है, बड़ा 1.5 लीटर सुबह 1.5 लीटर शाम, बड़ा ही वो होता है, क्या कहते हैं, शर्मिंदगी होती है। गाय का पूछें जी गाय रखी हुई है आपने कितना दूध दे रही है, ओ जी गाय तो 1 किलो दे रही है या 1 लीटर दे रही है गाय और दूध कम दे रही है। उसकी वजह यह है, एक तो उसकी नस्ल इतनी ख़राब है उस गाय और भैंस की कि उसके अंदर दूध पैदा करने की सलाहियत ही कम है। दूसरी बात यह है कि जो भी सलाहियत है, अगर उसकी सलाहियत 3 लीटर देने की है और वो 1 लीटर दे रही है तो उसमें फिर हमारा कसूर आ जाता है, जिसने वो गाय या भैंस रखी हुई है। और वो क्या है कि हम उन्हें खुराक सही नहीं दे रहे, पूरी खुराक ही नहीं दे रहे। अगर हम उनको पूरी खुराक नहीं देंगे, उनकी खुराक पूरी नहीं होगी और वो दूध नहीं बनाएंगी। ठीक है ना जी। अगर इस बच्चे का दूध ही ख़त्म कर दो और इसको खाना ही एक टाइम शुरू कर दो, इसकी अब जो हालत है तो हफ्ते 10 दिन बाद ये और कमज़ोर हो जाएगा। तो खुराक बहुत अहम है। ठीक है ना जी। अब जिस बच्चे का कद है वो सारा कुछ है और उसको खुराक ही नहीं मिल रही तो उसने कमज़ोर होते जाना है। बात समझ रहे हैं ना। तो खुराक का भी इसमें बड़ा ही अहम किरदार है। आपने अपने घरों में अपने वालिदैन को ये मैसेज देना है कि एक तो हमारी खुराक ठीक करें आप अपनी, और दूसरा जानवरों की खुराक ठीक करें, क्योंकि जानवरों की जब खुराक ठीक होगी तो वो प्रोडक्शन ज़्यादा देंगे, दूध ज़्यादा देंगे, दूध वाले दूध ज़्यादा देंगे, गोश्त वाले गोश्त बनाएंगे और उससे आपको मुनाफा ज़्यादा होगा और उससे फिर आप अपनी सेहत के लिए कुछ कर सकेंगे। और जो ज़्यादा दूध आएगा वो आप भी अपने घरों में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक है ना जी। आपके लिए दूध कितना ज़रूरी है, बच्चों के लिए ख़ास तौर पे हर बच्चे को एक दिन में 1 लीटर दूध चाहिए। आप पी रहे हैं?
1 लीटर दूध आप पी रहे हैं, आप पी रहे हैं। बच्चा कोई हाथ खड़ा करे जो रोज़ाना 1 किलो, आप किलो समझते हैं, 1 किलो या 1 लीटर वॉल्यूम, अच्छा जो चीज़ लिक्विड हो ना उसको लीटर में लेते हैं, जो चीज़ वेट में हो यानी सॉलिड हो उसको हम किलो में लेंगे। तो ये क्योंकि लिक्विड है दूध तो इसको लीटर में नापते हैं। तो आप, हाँ ये बच्चा ज़रा सेहतमंद लग रहा है, आप पीते हैं बच्चे? आप भी नहीं पीते। बच्चों ये देख लें आप कि आपको 1 लीटर दूध रोज़ाना चाहिए और आप नहीं पी रहे। मेरे बच्चे भी नहीं पी रहे। मैंने बड़ी कोशिश की, मैंने एक दफ़ा सबके लिए 1-1 लीटर दूध लगवा दिया। उन्होंने कहा यार ए हम असी दुध ही पीने रहिए, और कोई काम नहीं करना, असी चॉकलेट भी खानी, हमने जनाब पापड़ भी खाने हैं, हमने निम्को भी यानी फजूलियात खानी है और हम मजबूर हैं। अब मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि अपने बच्चों को वापस असल ख़ुराक पे लाऊं ताकि उनकी सेहत बेहतर हो, और जब उनकी सेहत बेहतर होगी वो पढ़ाई ठीक करेंगे, जब वो पढ़ाई ठीक करेंगे तो वो अच्छे शहरी, अच्छे पाकिस्तानी बनेंगे और काबिल डॉक्टर, काबिल इंजीनियर, काबिल वकील, काबिल जज, काबिल बनेंगे। और जब बेचारे सेहत उनकी ख़राब होगी तो पढ़ाई भी दिल से नहीं करेंगे, नंबर भी कम लेंगे और रो धो के कोई जॉब हासिल करेंगे और एवं गुजारा करते रहेंगे। पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। देख लें बच्चों, ये न्यूट्रिशन कितनी अहम है आपके लिए और आपके जानवरों के लिए। इस खुराक और न्यूट्रिशन का कितना अहम किरदार है। तो न सिर्फ आप अपनी खुराक ठीक करें, ये मैसेज देना है आपने अपने बड़ों को, बल्कि अपने जानवरों की खुराक ठीक करें। अच्छा, इसमें जानवरों की जब खुराक ठीक हो जाएगी तो आपकी खुराक भी और आपके वालिदैन की भी ठीक हो जाएगी। अब आपके वालिदैन बड़े होते जा रहे हैं, यानी बुज़ुर्ग होते जा रहे हैं। जैसे अब मैं हूँ, मेरे बच्चे हैं, जैसे वो बड़े होते जा रहे हैं मैं बुज़ुर्ग होता जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब जब वो बहुत यानी बड़े हो जाएंगे, जवान हो जाएंगे, तो मैं बुज़ुर्गी की तरफ चला जाऊँगा। अगर मेरी डाइट और न्यूट्रिशन और ख़ुराक ठीक नहीं होगी और ख़ालिस नहीं होगी, जिसमें दूध है, गोश्त है, अंडे हैं और ये सारी चीज़ें जानवरों से हासिल होती हैं, अगर ये चीज़ें मुझे नहीं मिलेंगी और मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा तो मेरी सेहत भी ख़राब रहेगी। और जब वो ख़राब रहेगी मैं अपनी ज़िम्मेदारियाँ सही नहीं अदा कर सकूँगा, मैं अपने बच्चों की तरबियत सही नहीं कर सकूँगा, मैं अपने नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, खुम्स, जिहाद जो भी काम है अल्लाह रसूल के दीन के रसूल जो बताए गए हैं वो भी मैं सही तरीके से अंजाम नहीं दे सकूँगा। तो ख़ुराक बड़ी अहम है। अब आपको समझ आई कि ये जो ख़ुराक है, ये जो हम रोज़ सुबह नाश्ता करते हैं, जो भी करते हैं, दोपहर का या शाम का खाना खाते हैं या रोज़मर्रा जो चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका हमारे जिस्म पर, हमारी सेहत पर कितना बड़ा असर है। इसी की बुनियाद पर हमने अपने रोज़मर्रा के काम और ड्यूटियाँ और फ़राइज़ अंजाम देने होते हैं। अगर हमारी ख़ुराक ही ठीक नहीं होगी और हमें वो एनर्जी ही नहीं मिलेगी जो हमें चाहिए ये सारे काम करने के लिए, वो नहीं मिलेगी ना अगर ख़ुराक ठीक नहीं होगी। और जब वो नहीं मिलेगी तो हम कैसे हम अपनी ड्यूटियाँ करेंगे, कैसे हम अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे और कैसे हम बीमारियों से बचेंगे। तो बच्चों, आपने अपने वालिदैन को तरग़ीब दिलानी है कि अपने जानवरों को सेहतमंद रखें ताकि वो हमें अच्छा और ज़्यादा दूध दें, हमें अच्छा और ज़्यादा गोश्त दें, और जो मुर्गियां रखी हुई हैं अच्छे अंडे हों और ज़्यादा अंडे हों ताकि हम सब की सेहत अच्छी हो जाए। और यही लाइफ स्टॉक का डिपार्टमेंट का एम है, मकसद है। हम जिसमें काम कर रहे हैं, जिसमें जॉब कर रहे हैं, जहां मैं नौकरी कर रहा हूं, उस इदारे का सबसे बड़ा मकसद ही ये है कि हम लोगों की फ़ूड को सिक्योर करें, बच्चों की, आवाम की, सब की, अपने इर्द गिर्द लोगों की जो ख़ुराक है उसको एक तो सिक्योर करें, महफूज करें, जानवरों की बीमारियों से बचा कर। ख़ुराक महफूज होगी ना, गोश्त महफूज होगा, दूध महफूज होगा, एक तो महफूज करना, दूसरा अच्छी क्वालिटी की ख़ुराक को मुहैया करना। आपने देखा कि कभी जानवरों की किल्लत हुई हो मार्केट में? कभी नहीं हुई।
कभी जानवरों की किल्लत नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह, कभी दूध की कमी नहीं हुई तकरीबन। लेकिन वो अलग बात है कि हम इस्तेमाल ख़ुद नहीं करते, हम बेच देते हैं। बहरहाल ज़रूरत इस बात की है कि हम तवज्जो दें अपने जानवरों की खुराक पर, उनकी सेहत पर। अच्छा, सेहत पर तवज्जो सिर्फ़ खुराक से नहीं होगी, उनकी हिफाजती जो वैक्सीन का शेड्यूल है वो भी अपनाने से होगी। अब जानवर सेहतमंद है, उसके बावजूद भी ख़तरा मौजूद है कि उनको बीमारी आ सकती है, क्योंकि इर्द गिर्द जरासीम फैले हुए हैं। माहौल में, हवा में, फ़िज़ा में हम सफाई करते नहीं हैं पूरे तरीके से। अल्लाह ताला ने तो हमें यही फरमाया है ना, हमारे दीन में तो यही हुज़ूर पाक ने फरमाया सफाई निस्फ़ ईमान है, और हम उस पर अमल नहीं कर रहे हैं। हम अपने घरों की सफाई पूरी करते हैं, हम अपने घरों के सामने गंद के जो ढेर लगे हुए हैं क्या हमने साफ़ किए हैं? क्या हमने जहाँ जानवर खड़े किए हुए हैं वहाँ जो गोबर, पेशाब और वो जो गंद इकट्ठा होता है, क्या हमने उनके ढेर नहीं लगाए हुए अपने घरों में? लगाए हुए हैं। तो इसका मतलब है हम सफाई पे अमल नहीं कर रहे। तो इसका अगला मतलब यह है कि हम बीमारियों को दावत दे रहे हैं कि आओ हमें भी बीमार करो और हमारे जानवरों को भी बीमार करो, ताकि हम डॉक्टरों को भी तंग करें और हम खुद भी परेशान हों। हमने अपना ज़िम्मिया काम नहीं किया। एक तो जानवरों की खुराक पूरी नहीं की कि वो सेहतमंद रहें, फिर उसका नतीजा ये निकला कि हम खुद सेहतमंद नहीं हैं। फिर हमने सफाई सुथराई ठीक नहीं की ताकि वो जानवर भी सेहतमंद रहें और हम भी सेहतमंद रहें। वो काम भी हमने ठीक तरीके से नहीं किया, हमारे लोगों ने, हम सब ने। ठीक है, तो इस वजह से भी बीमारियां फैल रही हैं। तो अब अगला ऑप्शन क्या है? अगला अब ऑप्शन ये रह जाता है कि जो लोगों ने इसको मार्केट बना लिया है, साइंसदानों ने, वो वैक्सीनें बना रहे हैं, दवाइयाँ बना रहे हैं कि बीमारियाँ पैदा करो सफाइयाँ ख़त्म करके। सफाई का निज़ाम क्यों ख़त्म किया गया? पहले तो शहरों में होता था, सफाई करने वाला ही हटा लिया ताकि गंद फैलता रहे, गंदगी फैलती रहे, बीमारियां फैलती रहें, ताकि लोग ज़्यादा बीमार हों, जानवर भी ज़्यादा बीमार हों। क्यों? ताकि हमारी वैक्सीन बिके, ताकि हमारी दवाई बिके। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, मेडिसिन इंडस्ट्री, वैक्सीन इंडस्ट्री। ये क्यों चल रही है? बीमारियों की वजह से चल रही है। बीमारियां क्यों आ रही हैं? क्योंकि हम सब कमज़ोर हैं। हम सब क्यों कमज़ोर हैं? क्योंकि हमारे जानवर सेहतमंद नहीं हैं, उनको खुराक पूरी नहीं मिल रही, वो ठीक अच्छा दूध ही नहीं दे रहे हमें। इस बात को समझें कि हमने करना क्या था और हम कर क्या रहे हैं। अब अगला ऑप्शन ये है कि अब जब जानवरों ने बीमार होना है, हमने भी होना है, तो अब इस बीमारी से बचने के लिए, अभी बीमारी नहीं आई तो क्या करें? वैक्सीन करवाएं भाई। असल बात पे नहीं आएंगे कि सफाई करें, सफाई ना करें, वैक्सीन करवाएं। तो करवाएं वैक्सीन, जानवरों को भी वैक्सीन करवाएं, अपने आप को भी वैक्सीन करवाएं। आपकी वैक्सीन MBBS डॉक्टर लोग करते हैं और जानवरों की वैक्सीन हम करते हैं। वैक्सीन का पता है ना, पहले भी कई दफ़ा बताया है, ये हिफाजती टीकों का जो शेड्यूल होता है बीमारी आने से पहले, इसको कहते हैं वैक्सीन। जब बीमारी आ गई, अब तो बीमारी आ गई, अब है इलाज। अब वो कंट्रोल नहीं है, अब वो हिफाजती शेड्यूल नहीं है, अब है इलाज, क्योंकि बीमारी आ चुकी है। तो दो ही ऑप्शन अब रह गए हैं हमारे पास। अब जो हालात और माहौल बन चुका है हमारे इर्द गिर्द सब पूरे पाकिस्तान का, इलाज और वैक्सीन। या तो हिफाजती टीके लगवा के पहले अपने अंदर एंटीबॉडीज़ पैदा कर लें, जानवरों के अंदर एंटीबॉडीज़ पैदा कर लें और आने वाले जरासीमों को दफ़ा करें, रोकें, अपने अंदर इम्यूनिटी पैदा करके। जानवरों के अंदर हिफाजती टीकों के लगवाने से इम्यूनिटी पैदा करके। समझ रहे हैं ना मेरी बात? बेटा आप नहीं समझ रहे, आखिरी बच्चा, आपको मेरी बात अच्छी नहीं लग रही यार? अगर लग रही है तो सुन लो, मैं तो बड़ी मेहनत कर रहा हूँ हैं। मैं तो इसको अपनी इबादत समझ के आता हूँ कि मैं 1, 2, 4 बच्चों को ही कोई बात समझा जाऊँ, ठीक है ना? वो मुश्किल काम है, वो जो सारे सर्जरियाँ ये वो होते नहीं हैं मुझसे।
तो मैं कहता हूँ चलो ये आसान काम ही कर लूँ मैं अच्छे तरीके से, यार मेरा ये काम तो मुझे सही करने दो, हैं खुदा के बंदे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब हमारे पास ऑप्शन 2 हैं कि जानवरों को और ख़ुद को बीमारी से बचाने के लिए हिफाजती टीके लगवाएं, जिसको वैक्सीन कहते हैं। और दूसरा ऑप्शन उसके बाद का ये है, अगर अब भी आ गई है, फिर भी आ गई है बीमारी, फिर अब इलाज करें, ये ऑप्शन है। ठीक हो गया तो, लेकिन ये कोई अच्छे ऑप्शन नहीं है। अच्छा ऑप्शन यही है कि अपनी खुराक को ठीक करें, अपने माहौल को ठीक करें, अपने इर्द गिर्द सफाई का इंतज़ाम रखें, घरों की सफाई, अपनी सफाई, जानवरों की सफाई, बाड़े की सफाई, और अपनी सोचों की सफाई और अपने दिल की सफाई। ये सफाई सिर्फ जिस्म की नहीं है, ये भी समझ लें आप बच्चे इस उम्र में, ख़ास तौर पे ये बच्चा ख़ास तौर पे, और ये बच्चे, ये सारे, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, वैसे मैं बता रहा हूँ कि सारे बच्चे समझें कि हमने सिर्फ अपने जिस्म को सिर्फ पाक नहीं, अपने रूह को भी साफ़ रखना है, पाक रखना है, अपनी सोचों को भी साफ़ रखना है, पाक रखना है। इसकी भी सफाई है। सफाई निस्फ़ ईमान ऐसे नहीं है, आधा ईमान है सफाई। ये सिर्फ जिस्म साफ़ कर लो तो आधा ईमान हो गया, नहीं, अपनी रूह को भी पाक कर लो, अपनी सोचों को भी पाक कर लो, अपने दिल को भी पाक कर लो। यानी अच्छे ख़यालात सोचें, अच्छी बातें सुने, अच्छी बातें सोचें, और फिर अच्छी बातें बोलें और अच्छे काम करें। ये है असल सफाई, निस्फ़ ईमान है। जब आप अच्छा सोचेंगे, जब आप अच्छा देखेंगे, जब आप अच्छा सुनेंगे, ठीक है ना, तो फिर आपके अंदर रूह भी अच्छी रहेगी और पाक रहेगी, और अच्छे ख़यालात आएंगे और अच्छे काम आप करेंगे। जब अच्छा देखेंगे नहीं, अच्छा सुनेंगे नहीं, अच्छा सोचेंगे नहीं, और जब अच्छा सोचेंगे नहीं तो फिर अच्छा करेंगे नहीं। ये चेन समझ आ रही है आपको? जो हम देखते हैं वही सोचते हैं, जो हम सुनते हैं वही सोचते हैं। तो अच्छा देखेंगे, अच्छा सुनेंगे तो फिर अच्छी सोच आएगी, और जो हम सोचते हैं वही हम करते हैं। बात समझ आ रही है? जो हम सोचते हैं वही हम करते हैं। तो आप देख लिया करो, यार ये बंदा अच्छा काम कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ये सुनता भी अच्छा है, ये देखता भी अच्छा है, ये सोचता भी अच्छा है, और अब ये अच्छा ही कर रहा है। ये है पाकीज़गी, ये है सफाई, ये है तकवा, इसको कहते हैं मुत्तकी। और इसी का हुक्म दिया गया है, कद अफलह मन तज़क्का। कुरान मजीद में फरमाया गया है कि वो कामयाब हो गया यकीनन जिसने अपने नफ्स का तज़किया किया, जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया। वो पाक कैसे होगा? जिस्म भी पाक होगा, रूह भी पाक होगी, और वो ऐसे होगी जब आप अच्छा सुनेंगे, अच्छा देखेंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे और अच्छा करेंगे। तो इसको आपने जहन में रखना है और इस पे अमल करना है। तो अब हम जानवरों को हिफाजती टीके लगवाएं ताकि वो बीमारियों से बचें, और अगर बीमारी आ जाए तो उनका इलाज करें। मुख्तलिफ़ बीमारियां मैंने बताई, गलघोटू क्या है, मुँह खुर क्या है, चौड़े मार क्या है, ये ख़तरनाक बीमारियां हैं जानवरों की। आज जो बीमारी मैंने बतानी है उसका नाम है सर्रा, SURRA, सर्रा। इसको हमारी उर्दू में कहते हैं फेटा, फेटा की बीमारी। ये ज़्यादातर ऊँटों में होती है। किस में होती है? तो इसके जो होस्ट हैं ना, होस्ट, मेज़बान, इस बीमारी के मेज़बान कैमल्स हैं, हॉर्सेस हैं, डंकीज़ हैं, और फिर उसके बाद कैटल भी है जिसको हम काऊ कहते हैं, बफलो में भी हो सकता है, ठीक है ना जी, कम, लेकिन कैमल्स में ज़्यादा, फिर हॉर्सेस में, फिर डंकीज़ में, फिर बाद में इसमें शीप गोट में भी हो सकता है। ये बीमारी शीप गोट में भी हो सकती है, फेटा की बीमारी, सर्रा ख़ास तौर पर ऊँटों में जब होती है ना ये बीमारी, उसको सर्रा कहते हैं। बाकी मुख्तलिफ़ जानवरों में जब होगी उनका नाम मुख्तलिफ होगा।
जगह दे दो। अच्छा, जो जरासीम है इस बीमारी का, वो है एक ब्लड पैरासाइट, खून खतरनाक किस्म का प्रोटोजोआ जरासीम चला जाता है। उस ब्लड पैरासाइट के जाने की वजह से ये बीमारी हो जाती है। खून के अंदर ये जरासीम चला जाता है। अब सवाल ये है कि ये कैसे जाता है। ये जो बरसात का मौसम होता है और फिर मक्खी होती है, मक्खी फैलती है, और जब गर्मी जब पीक पे हो और हबस का मौसम हो, उस वक्त एक मक्खी फैलती है, मक्खी का मौसम जिसको कहते हैं ना, वो मक्खी जानवरों को काटती है और उनको तंग करती है। इस जरासीम का नाम है ट्रिपनोसोमा इवनसाई, ट्रिपनोसोमा सोइस, ट्रिपनोसोमा ब्रूसियाई, मुख्तलिफ नाम है। यानी मेन है ट्रिपनोसोमा, एक जरसूमा प्रोटोजोआ है। ये बैक्टीरिया नहीं है, ये वायरस नहीं है, ये एक प्रोटोजोआ है, पैरासाइट है, ब्लड के अंदर होता है। जब हम खुर्दबीन में इसको देखते हैं तो ये ऐसे नज़र आता है, ऐसे जरसूमे नज़र आते हैं, ठीक है ना। और ये खून के अंदर नज़र आते हैं, और खून में कभी कभी ऐसे ऐसे चलते हुए कीड़े भी नज़र आते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है ना। खुर्दबीन के नीचे जब, माइक्रोस्कोप के नीचे जब देखते हैं, तो ये जरसूमा जब मक्खी काटती है उस बीमार जानवर को जिसके अंदर पहले से ये मौजूद है, उसका खून चूस के सेहतमंद जानवर को जब काटती है तो उसके अंदर ये मुंतकिल कर देती है, ये जरसूमा, ये बीमारी उसको लग जाती है। अगर यही मक्खी इंसानों को काट ले तो उनसे ये जरसूमा इंसानों को भी लग जाता है, और ये काटने वाली मक्खी है। इस मक्खी का नाम है ग्लॉसिना। क्या नाम है? GLOSSINA, ग्लॉसिना, ठीक है। सेटसी फ्लाई, ये इसका मेन ग्रुप है, और उसके अंदर मक्खी का नाम सेटसी फ्लाई है। ये मक्खी काटने वाली है, ये आम ये वाली मक्खी नहीं है, ये जो फिर रही है। ये इसके मुंह पे थोड़ा सा वो मच्छर की तरह डंग लगाने वाली एक होती है, पीले कलर की होती है आई थिंक। तो ये जानवरों को काटती है, ठीक है। उनके अंदर ये जरासीम चले जाते हैं। जब उनको काट के दूसरे को काटेगी तो फिर उधर भी चले जाएंगे। होता क्या है, बुखार आ जाता है जानवर को, खाना पीना छोड़ देता है जानवर, और जाहिर है जब खाना पीना छोड़ेगा जानवर कमज़ोर हो जाएगा, और उसके साथ साथ क्या होता है, जानवर सुस्त हो जाता है, और फिर इतना सुस्त होता है कि उसको नींद ज़्यादा आती है, ज़्यादा जानवर पड़ा रहता है। अगर इंसानों में भी, ये इंसानों को भी लगती है बीमारी, अगर इंसानों को भी लग जाए खुदा ना खास्ता, या ऊँटों को लग जाए, या घोड़ों को लग जाए, या कैटल को लग जाए, किसी को भी लग जाए, तो उसमें ये अलामात आती हैं, खाना पीना ख़त्म, सुस्ती, निढाली, बुखार, और हर वक्त दिल करता है सोता रहे बंदा, उसको नींद ज़्यादा आएगी। क्योंकि ये जो पैरासाइट है खून के अंदर होता है, ये ब्लड के अंदर जाके ब्रेन में चला जाता है, वहाँ भी सोजिश करता है और झिल्लियों को मुतासिर करता है, ब्रेन की अंदर सिस्टम सारे को मुतासिर करता है। और फिर क्या होता है, उसका जिस्म जानवर का या इंसान का सूजना शुरू हो जाता है, स्वेलिंग शुरू हो जाती है, उसकी टांगें ज़्यादा स्वेल हो जाती हैं, सूज जाती हैं, सोजिश हो जाती है। बात समझ आ रही है? आप बोर तो नहीं हो रहे? मज़ा आ रहा है? तो ये सारी अलामात हैं, ये बीमारी बड़ी ख़तरनाक है। तो ये फैली क्यों है? मक्खी की वजह से। मक्खी क्यों होती है? सफाई ना होने की वजह से। और सफाई क्यों नहीं है? क्योंकि हम अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे, हम सफाई नहीं रख रहे। मैं जाता हूँ अक्सर, जहाँ भी फार्म पे जाता हूँ, लोगों के पास जाता हूँ, पहली नज़र मेरी पड़ती है, और मैं अक्सर कहता हूँ मेरे साथ वाले ये फैज़ान और जमील और बाकी सारे, और डॉक्टर कोई गल करी जाता है, सफाई नहीं है, सफाई नहीं। ओ भाई सफाई नहीं है तो वो नुकसान मैंने नज़र आ रहे हैं ना। सफाई ना होने के नुकसान मुझे नज़र आना शुरू हो जाते हैं कि इसके ना होने की वजह से क्या हो रहा है और कितना नुकसान हो रहा है इनका और फिर पूरे मुआशरे का। मेरा बस नहीं चलता मैं हर महल्ले में 2 बंदे रख लूँ,
जिनका काम ही सफाई हो, और उस मोहल्ले के लोगों को कहूँ यार इसको 200 300 रुपया या महीना इसका बना दो, एक तो उसको नौकरी मिल गई, रोज़गार मिल गया, दूसरा मोहल्ले की सफाई बेहतरीन हो गई। लोग तवज्जो ही नहीं करते। तो भाई अपने घरों की सफाई नहीं करते लोग। 10 जानवर, 20 जानवर, 40 जानवर रखे हुए हैं, और गोबर भी पड़ा है, पेशाब भी है, गंद भी है, मक्खियाँ भी हैं, चिचड़ भी है, जुएँ भी हैं, दुनिया जान का हर जरासीम वहाँ है, और इतनी स्मेल है कि अल अमान अल हफीज़। और जब हम कहते हैं तो तवज्जो ही नहीं करते, हो यार एवं कहीं जाना है कि यार सफाई कर लो, आहो यार वो तो कर दे ही रहते हैं। वो एक जगह मैंने कहा, वो एक बीबी माई बेचारी थी, वो तो नाराज़ ही हो गई, वो यार तो सफाई ये तो मतलब है असी काम नहीं कर दिया। उसको ये लगा कि मैं उसको कह रहा हूँ कि तुम काम नहीं करती, जबकि मैं ये कह रहा हूँ कि सफाई ना होने के नुकसान क्या हैं। अब ये सारा उसी वजह से हो रहा है। और देखो अब करना क्या है, अब ये कंट्रोल आ गया। कंट्रोल ये है कि बरसात के मौसम में मक्खी मार स्प्रे करें। अब कहाँ कहाँ करें, कितना बड़ा एरिया है, और वो मक्खी मार स्प्रे 500 रुपये का मिलता है, वो किधर किधर करेंगे। और इस दफ़ा चिचड़ मार दवाई हमसे पूरी नहीं हुई, चिचड़ मारने के लिए जो स्प्रे आता है, दवाई आती है, वो पूरी नहीं हुई। मक्खी मारने के लिए फिर वही दवाई अगर इस्तेमाल करें या उस तरह की और करें, वो कहाँ कहाँ पूरी होगी। तो असल चीज़ नहीं हम कर रहे, सफाई नहीं कर रहे। फिर भी स्प्रे करें जी, अगर आप कर सकते हैं तो, जो कि नामुमकिन है, इतना इसका ज़्यादा ख़र्चा है। उसके बावजूद भी अगर बीमारी आ गई है तो फिर आप इलाज करें। और इलाज के लिए जो इंजेक्शन इस्तेमाल होता है उसका नाम है डाइमिनाज़ीन एसेचुरेट। ठीक हो गया। तो ये इंजेक्शन है डाइमिनाज़ीन, ये लगवाएं। ब्लड पैरासाइट न सिर्फ ये जिसका नाम ट्रिप्नोसोमा है और जिसकी वजह से ये बीमारी होती है, ट्रिप्नोसोमिएसिस, सब जानवरों में, और ख़ास तौर पे ऊँटों में इसका नाम सर्रा या फेटा है, बाकी सब जानवरों में ट्रिप्नोसोमिएसिस कहते हैं। और भी नाम है इसके बहुत सारे, नामों को क्या करना है, बात समझ लें बस। तो ये टीका लगाने से न सिर्फ ये बीमारी ठीक होगी बल्कि और भी ब्लड पैरासाइट, मसलन बबीजियोसिस, थलीरियोसिस और ये ट्रिप्नोसोमियोसिस या सोमिएसिस, ये ब्लड पैरासाइट की वजह से ये बीमारियां होती हैं। बबीजियोसिस होती है बबीजिया की वजह से, वो भी ब्लड पैरासाइट है। थलीरियोसिस होती है थलीरिया की वजह से, ब्लड पैरासाइट है। ट्रिप्नोसोमिएसिस ट्रिप्नोसोमा की वजह से, ब्लड पैरासाइट है। वजह क्या है, कहीं मक्खी की वजह से फैल रहा है, कहीं चिचड़ की वजह से वो जरासीम फैल। बबीजिया थलीरिया चिचड़ लेके जाता है, वो काटता है और शिफ्ट करता है जरासीम, वो भी गंदगी में होता है। जुएँ गंदगी में होती हैं, मक्खी गंदगी में होती है। तो जब ये गंदगी नहीं होगी तो ये ब्लड पैरासाइट वाले मसाइल और जानवरों को ख़ारिश, एलर्जी, जुएँ और तरह के हज़ार तरह के मसाइल वो नहीं होंगे। और उनका खून जो चूसते हैं ये पैरासाइट और चिचड़, वो कमज़ोर नहीं होंगे और उनकी इम्यूनिटी कम नहीं होगी, और वो दूध अच्छा देंगे और आपका मुनाफा अच्छा होगा और आपकी सेहतें अच्छी होंगी। देखिए ये चीज़ें सारी एक दूसरे से कितनी मरबूत हैं, कितनी कनेक्टेड हैं। और इसमें बेस क्या है, फरमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़ाई निस्फ़ ईमान है, जिस पर हम अमल नहीं कर रहे, मुसलमान होकर अमल नहीं कर रहे। आप यहूदियों को इधर उधर सारे हम देखते हैं नेट पे, यार इतने साफ़ सुथरी सड़कें, इतनी साफ़ सुथरी, उनकी इतनी सफाई है, वो अपनी सफाई कम रखते हैं, सड़कों की ज़्यादा रखते हैं, घरों की ज़्यादा रखते हैं। ठीक है ना जी। तो उन लोगों ने हमारे असूलों पर अमल करके तरक्की कर ली, हम मुसलमानों ने अपने असूल छोड़ के हम तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहे हैं। तो मुसलमानों को चाहिए कि हमारे पास तो दुनिया के सबसे अजीम लीडर मौजूद हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको पढ़ें, उनकी तालीमात को समझें, उनकी एक हदीस पर, उनके एक फरमान पर ही अमल कर लें, तो हमारे लिए काफ़ी है।
क्योंकि उनकी जितनी अहादीस और जितने फ़रामीन हैं, किसी एक पर जब आप अमल शुरू करेंगे उसी के साथ दूसरी जुड़ी है, उसी के साथ और जुड़ी है, उसी के साथ और सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, एक पूरी चेन है, तरक्की का रास्ता है ये, जिसको हमने छोड़ दिया है। हम इसीलिए धक्के खा रहे हैं, हमने अपनी असलियत को छोड़ दिया है। तो हम सब अल्लाह ताला से दुआ गो हैं, या अल्लाह करीम हम अच्छी बातों पर अमल करें और जो बातें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक पहुंचा दी हैं उन पर अमल करें और अच्छे पाकिस्तानी बने, अच्छे शहरी बने, अच्छे मुसलमान बने। मुसलमानों को या अल्लाह आपस में मोहब्बत व इत्तफ़ाक़ अता फ़रमा, खैर व बरकत अता फ़रमा। जहाँ भी कायनात में मुसलमान मज़लूम हैं या अल्लाह उनकी मदद फ़रमा और हम सब को उनकी मदद के लिए अपना किरदार अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा और हमें एक दूसरे के मसाइल हल करने वाला बना, एक दूसरे की टांगें खींचने वाला ना बना, एक दूसरे की लेग पुलिंग करने वाला ना बना, एक दूसरे की गीबत करने वाला ना बना, एक दूसरे से हसद करने वाला ना बना। या अल्लाह हमें एक दूसरे से मोहब्बत करने वाला बना। तो ये सारा मैसेज आप सबके लिए है। अल्लाह हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील करीम व चौहार्द मासूमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम।